लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी। इनमें कई अहम प्रस्ताव भी थे। एक प्रस्ताव तो सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हित से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि 28 मार्च 2005 के पहले तक जिन नौकरियों या भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उन्हें पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा। पुरानी पेंशन को लेकर उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांग रख रहे हैं। हालांकि 2004 के बाद से नई पेंशन स्कीम पूरे देश भर में लागू है। कुछ राज्यों ने ही पुरानी पेंशन को वापस लौटाने की प्रक्रिया की है। ओल्ड पेंशन स्कीम चुनाव के दौरान भी मुद्दा रहा है। एसपी और कांग्रेस जैसे दल चुनाव के दौरान इस पर लगातार अपनी आवाज मुखर करते रहे। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। कर्मचारियों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है आज कि 28/3/2005 से पहले जिस मामले में नौकरियों के मामले में अगर पहले से ही विज्ञापन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि जिसमें पहले से विज्ञापन हुआ और उन लोगों को हम नई पेंशन स्कीम के बजाय पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिस ऑर्डर का आज कंप्लायंस किया गया है कि जिनका विज्ञापन पहले निकला था 2005 से पहले का, उन सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था उनकी बहाल की गई है। कई राज्यों में पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कंप्लायंस हो गया था, आज उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी उस मांग को दोहराती रहेगी, कर्मचारियों के हक के लिए लड़ती रहेगी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार वो बहाल करे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले। 2005 के भी जितने कर्मचारी हैं सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था मिले, पुरानी पेंशन बहाल हो, इस मांग को समाजवादी पार्टी दोहराती रहेगी। और न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, मुद्दा पेंशन पुरानी, लिखेगी नई सियासी कहानी। विपक्ष ने किया मजबूर, मार्च 2005 तक पेंशन मंजूर। 24 से मिली सीट, 27 में ओपीएस दिलाएगा जीत। कर्मचारियों के हित में फैसला, ओपीएस पर टकराव टला। पुरानी पेंशन का विकल्प पूरा करेगा विजय संकल्प। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जोड़े हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, फराज किदवई साहब जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, लंबे अरसे से मांग थी, हालांकि अब जाकर कहा जा रहा है कि एक ट्रैक पकड़ा गया है, पूरी होगी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली, लेकिन वो भी विकल्प दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, इसे लेकर विपक्ष राजनीति तो करता रहा या कहे इस मुद्दे को मुखरता से उठाता रहा। अब उसी ट्रैक पर आप लोग चल रहे हैं या कहे सरकार चल रही है? राहुल जी, देखिए, सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या और न्यू पेंशन स्कीम क्या है। क्योंकि जो हमारा विपक्ष है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम माने अब पेंशन नहीं मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पूरी जिम्मेदारी थी वो सरकार की थी और उसका जो पेमेंट आता था वो 35 साल बाद, जो लोग भर्ती हो रहे हैं वो रिटायर होंगे 35 साल बाद, तो 35 साल बाद की जो सरकार होगी उसके ऊपर इसका भार आएगा। और न्यू पेंशन स्कीम में 10 से 12% जो है जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसका होगा जो एम्प्लॉय है, और उसमें 10 से 12% से 14% तक जो है सरकार आज देगी। ये 35 साल बाद नहीं देगी, आज ही उसके खाते में जमा करेगी, जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होगा, और वहां से जो उसका फायदा होगा वो भी उसी कर्मचारी को मिलेगा जो के लिए नई पेंशन स्कीम आई है। और ये जो बहाली की बात करी गई है वो उस समय से पहले की है, जब ये पेंशन स्कीम हम लोगों ने तय किया था कि उसके बाद के लोगों को न्यू पेंशन स्कीम में लाया जाएगा। तो क्योंकि ये हमको मालूम है कि हम आज से 35 साल बाद भी सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसका 35 साल बाद जो हमारे बच्चे हैं या जो उस समय के जो नागरिक हैं वो उसका पैसा करेंगे। ये पैसा सरकार दे रही है, ये पैसा जनता का है, हम उसको कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमको देखना है। हालत ये हो गई विश्व में कई देशों में कि पेंशन देने की हैसियत ही नहीं रहेगी। जैसे जापान में, वहां पे ये हालत हो गई कि वो पेंशन दे ही नहीं पा रहे। कांग्रेस तो कर रही है ना, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, 5 राज्यों में इस सिस्टम को बहाल तो किया ही है कांग्रेस ने। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो हमने जो अग्निवीर स्कीम लाए थे उसमें भी यही था
कि साहब हम जो हमारी सेना उसको 21 साल तक युवा जो है वो वहाँ काम करेगा और उसमें नौकरी करेगा, देश की सेवा करेगा और 21 साल की उम्र में उसको 30 लाख रुपए मिलेगा। मेरे पास तो कम से कम 30 रुपए नहीं थे जब मेरी उम्र 21 साल थी। हो सकता है हमारे पैनल में हमसे बड़े लोग हैं जिनके पास इतने पैसे हों, और उसके बाद भी 25% जो है वो केंद्र सरकार जो हमारी फौज है उनको एब्जॉर्ब करेगी, 25% सीएपीएफ जो नहीं, ये अलग चीज है, लेकिन करेंगे। सरकारी कर्मचारियों तो, की ओपीएस जो चीजें आप लोगों ने जो फैसला लिया है या सरकार ने जो जी, जी। फैसला लिया है, तो डॉक्टर ये हाँ सुधा उसको मिश्रा बांटने की जी, कोशिश कर रहे संशय हैं। है क्या सरकार के फैसले पर, एतबार पर, इकबाल पर? राहुल जी, अभी हमारे शरद भाई ने जो बात कही, कह रहे हैं 30 वर्ष बाद हमारे बच्चों पे भार पड़ेगा। जो नागरिक 60 वर्ष तक अपना पूरा जीवन सरकारी महकमों की सेवा में लगा दें, उनके 60 वर्ष के बाद आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं बोझ। तो आप समझ सकते हैं कि जब जहां पे इस बात को करने में उनको बोझ बताया जा रहा है, देश में वृद्धों को घर का छांव कहा गया, वहां पे कह रहे हैं बोझ होंगे, 30 साल बाद हमारे बच्चों को बोझ पड़ेंगे। कैसी मानसिकता हो गई इस देश में, जहां बुजुर्गों को हमें वो सहूलियत देनी चाहिए जो उनका हक है। 60 वर्ष तक उन्हें कुछ जरूरत नहीं, उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उनका, और वो कर सकते हैं मेहनत, पैसे कमा सकते हैं। आप भी जानते हैं जिस तरह से भौतिकता वाली संस्कृति में लोगों ने बुजुर्गों के साथ जो करना शुरू किया है, मैं ऐसे बहुत से लोग जानती हूँ जिनको पेंशन न मिलने का उनकी हालत घर में क्या है। और आप भी जानते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई अनुभव नहीं बता रही मैं आपको। तो अगर ये मसला जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, इतने प्रतिशत लोग काम करते हैं, प्राइवेट को तो मांग नहीं आ रहे आपसे ना, कम से कम जो सरकारी महकमों में है, सरकारी नौकरियों में है, वो जिंदगी लगा देते हैं आपके साथ 60 वर्ष। आजकल तो लोग 60 से 70 वर्ष तक जा भी नहीं पा रहे हैं। जिनको आप बोझ समझ रहे हैं, जिनको आप देनी चाहिए, वो हो सकता है 60 साल नहीं 65 साल भी ले रहे हैं, वो 70 साल भी ले रहे हैं, लेकिन आप विचार वो 10, 15, 20 साल जो उनकी जीवन में और बचेंगे, आप उनको बोझ कह रहे हैं। वो आज का हुआ है 2005 के पहले की बात कर रहा हूँ। मेरा सीधा सा फंडा है, इस देश में जो लोग आज में, मैंने कहा कि पास 10 लाख होंगे, 30 लाख होंगे, 40 लाख होंगे, युवाओं को 80% बेरोजगार है। अग्निवीर के नाम पे आप जो दावा कर रहे थे, नहीं उसकी बात नहीं, इसलिए मैं आपका रुख कर गया। इसीलिए किद भाई साहब, देखिए उनका कहना है कि 35 साल बाद जो फैसला है, 35 साल बाद इसका असर यानी कि बोझ पड़ेगा उस दौरान की सरकार पर या आर्थिक स्थिति पर। इस बात का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि देखिए अभी तक ये हो रहा था कि बीजेपी इससे परहेज कर रही है, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश ने एक लाइन तो खींच दी है ना। देखिए राहुल जी, एक बात तो यहाँ पर शरद जी की बात से साफ हो गई जी कि मोदी जी जो 2047 का विजन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही उससे नहीं कन्विंस है। क्योंकि आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि 30 साल बाद ये बोझ नहीं डालना चाहते हैं। इसका मतलब 30 साल के बाद की जो पिक्चर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देख रहे हैं, उसके हिसाब से जो विकसित भारत है उससे दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात रही बात के बोझ की, अरे साहब एक बात बताइए, कॉर्पोरेट टैक्स आपने 30% से कम करके 22.5% कर दिया, और जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान भारत सरकार को हो रहा है। ये बोझ लेने के लिए तैयार है क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो, वो सब तो दोस्त हैं, उनसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा लेना है, वहां पर कोई बोझ नहीं पड़ता है। 16 लाख करोड़ का के जब एनपीएस राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, वहां पर भी भारत सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है। बोझ कहां पड़ेगा कि अगर नगर निगम में एक कोई चपरासी बेचारा है, उस चपरासी को अगर मान लीजिए कुछ 6-7 हजार रुपए की पेंशन मिल जाएगी, तो वहां पर सारा बोझ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ जाएगा। देखिए ये सरकार राहुल जी पूंजीपतियों की, इनकी जो हमेशा मानसिकता रही है, ये कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, ना तो सोशलिज्म में ये बिलीव करते हैं और ना ही जनता के मुद्दों पे बिलीव करते हैं। आप देखिए कि अभी जो इन्होंने 2005 वाली ओपीएस वाली बात कही है, फखरुल हसन साहब जो हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस है। भारतीय जनता पार्टी को एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है जनता को परेशान करना। आप देखिए क्या हुआ कि 3 कृषि कानून ये लाए और पूरे देश के इस पर नहीं जा रहे हैं, मैं इसी पर रहता हूं, मैं पेंशन पर ही दोनों चीजें लिंक्ड है राहुल जी, लिंक्ड है दोनों चीजें। इसलिए मैं बोल रहा कि जब 3 कृषि कानून ये लाए और उसके बाद में जब किसानों में उबाल आया, किसान जब सड़क पर आए,
तब इनको लगा कि नहीं अब मामला बिगड़ रहा है, तो इन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। वैसे ही ओपीएस के मामले में जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2022 के जब चुनाव से पहले ओपीएस का वादा किया था, और उसके बाद में ये लोकसभा में जब मुंह की खाए, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई हो रही थी राहुल जी, वो बुलडोजर वर्सेस लैपटॉप की लड़ाई हो रही थी। एक विचारधारा वो थी जो लैपटॉप बांट करके बच्चों का फ्यूचर बनाती थी, और एक विचारधारा वो है जो बुलडोजर से मकान गिराते हैं, तो जो उसमें बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं, कॉलेजेस भी जाते हैं, उनका जो फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो इस विचारधारा की लड़ाई में जो जनता ने चुना वो लैपटॉप की विचारधारा को चुना। अब भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के समझ में आ गया है कि जन विरोधी काम अगर ये करेंगे, ठीक है, तो हो जनता गया। ने जैसे लोकसभा में शरद त्रिवेदी जी, इनका हल देखिए किया है। वाजपेयी सरकार ने ये ओपीएस वाला ये लागू कब हुआ था, जरा मेरे जहन से निकल गया है, ये देश में लागू कब किया गया था, वो भी दर्शक जरा क्लियर हो जाए। ये 2004 में लागू किया गया था। यानी कि जाते जाते लागू कर दिया गया, फिर वापस आप लोग वहीं आ रहे हैं। नहीं, हम देखिए, मैंने सबसे पहले यही बताया कि न्यू पेंशन स्कीम का मतलब नहीं कि पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि देखिए ओल्ड पेंशन में 50% होता था, न्यू में वो तो आज भी अगर आप ईपीएफ आपका कटता है, पीएफ आपका कटता है, उसमें भी पेंशन का है हिसाब किताब। उसमें मतलब इतना नहीं, एक होता है कि हाँ 50% मिल जाए। मान लीजिए 20,000 सैलरी थी तो उसको 10,000 रुपए मिलते थे जब तक वो जिंदा, फिर आगे उसके पत्नी को ये मिलता था, परिवार पल जाता था। ये विपक्ष का भी कहना है कि जो 60 साल दे दिया, अगर वो 5 साल और जीता है तो 5 साल सरकार उसके साथ क्यों नहीं खड़ी हो सकती। देखिए, अभी हाल में जो इनकी कर्नाटक में सरकार बनी है, वहां पे 3 रुपया डीजल पेट्रोल और 3 रुपए बिजली का रेट और 5 गुना उन्होंने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी है। आप बढ़ा दीजिए, बांट दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्होंने भाई आपने अगर कहा तो आपको तो जो उस समय के अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे बांटना चाहिए था। 60,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आ गया है। अब बगले झांक रहे कि हम पैसे लाए कहां से। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, केंद्र से पैसे मांग रहे कि नीचे आप हमको दे दीजिए, हम बांटेंगे। अरे जब आपको बांटना था तो आपको खुद सोचना चाहिए पैसे कहां से आएंगे। ले यहाँ पे समस्या ये है कि हम आज की तारीख में जो कर्मचारी उसके अकाउंट में आज हम 10 से 14% हम ट्रांसफर करेंगे। 35 साल बाद की सरकार के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे। हम वो आज 10% देगा, आज 10%। ठीक है, ये आपने पॉइंट कहा, जिस तरीके से आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, कर्मचारी को मिलने वाला है। डॉक्टर सुधा जी से ही समझ लेते हैं, ये संभव कैसे है, जरा ये भी बता दीजिए। जो बातें शरद जी ने कही कि एक तरफ आपने वहां महंगाई बढ़ा दी और दूसरी तरफ कह रहे कि आप दे दीजिए, आप एक तरफ से वसूलिए तो दूसरी तरफ दीजिए। राहुल जी, कभी कभी ना सच में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर देते हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई। राज्यों को भारत से अलग करने की पहली दृष्टया जो कोशिश की गई है, इनकी सरकार में की गई है। ये राज्यों को बांट देते हैं, भारत की बात ही नहीं करते हैं। जबकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो केंद्रीय सत्ता है वो लोकसभा की होती है, उसमें जो सरकारें होती हैं उनका उत्तरदायित्व होता है राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर राज्य के लिए बेहतरी का सोचना। नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, इस पर इसी पेंशन पर नहीं है। मैं उसी बात पे आ रही हूँ। उन्होंने कर्नाटक की बात की, आप बताइए ना, जिनको जो देना है, जो राज्य सरकारों को मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें आप राज्य पर बांट देंगे कि ये कांग्रेस की सरकार है, ये फलाने की सरकार है, ढकाने की सरकार है, हम अपनी सरकारों में करते रहेंगे। आप जिस तरह से मंचों पे खर्च कर रहे हैं, जो पथ बन रहे हैं, पथों में जो दरार पड़ रही है एक साल में, पहले 100 वर्ष की इमारतों में टपानी गैस सिलेंडर नहीं आती थी, आज तो 6 महीने में सिलेंडर दरारें आने लग गई हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं। आप जितना खर्च करते हैं, प्रधानमंत्री जी मंच पे बोल रहे थे कि टेम्पो में पैसा बैठ के बचता है, और वो टेम्पो में पैसा आप लोग हर जगह भेज देते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को काम करना है तो दे नहीं पाएंगे। आप कुछ भी खर्च करो तो वो आपके लिए बांटना नहीं होता है, आप वो हित के काम कर रहे हैं। लेकिन अन्य सरकारें आपसे कुछ कह दे तो आप उसको इस तरह राजनीति करने लगते हैं। ये बहुत गलत है। पहली बार देखा गया इन 10 वर्षों में कि राज्यों को, कभी हम राजस्थान में है नहीं, तो बांटने वाली बात नहीं, उनका कहना है कि आप लोग वादा तो कर देते हैं, जब उसका पैसा नहीं होता तो मुंह उठाकर केंद्र की तरफ देखते हैं कि नहीं हमें पैसे दीजिए, हमें इसमें पेंशन का पैसा देना है। भारत के लोग, जो केंद्रीय सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, उसका कर्तव्य है, संविधान कहता है ये बात। ये लोग कैसे बांट देते हैं? हाँ, फराज किदवई जी से समझ जाते हैं कि जब फराज किदवई जी की पार्टी की सरकार थी 12 से 17 के बीच, तो आपको
जो केंद्र सरकार, हम दोनों को कह सकते हैं, एक तरफ बीजेपी की थी दूसरी ओर कांग्रेस यानी कि यूपीए की सरकार थी, फायदा मिल रहा था आपको? कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं किदवई साहब आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। नहीं, यही तो कह रहा हूं कि 5 साल जब आप सरकार में थे, आपकी पार्टी की सरकार थी, उसमें देखिए यूपीए की भी केंद्र में सरकार रही, एनडीए की भी रही, तो जरा उस तुलनात्मक अध्ययन करेंगे फायदे का, केंद्र सरकार उस दौरान कौन साल में कितना फायदा आपको दे गई, आप लोग जो मांगते रहे। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार बचाने के लिए बाहर से सपोर्ट करते रहे। मैं राहुल जी पहले तो तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूं। हमारे शरद जी ने अभी पेट्रोल के बारे में कुछ बात, देखिए पेट्रोल और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं लिंक कर रहा हूं। पैसा कहां से आएगा ओपीएस के लिए? जो पेट्रोल और डीजल की हमारे शरद भाई बात कर रहे थे अभी, आप ये देखिए कि जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तब से क्रूड ऑयल में करीब 40% की गिरावट हुई है। और जब यूपीए 1 और यूपीए 2 था तो उन 10 सालों में जो क्रूड ऑयल बढ़ा था वो 219% से बढ़ा था। लेकिन इतनी जबरदस्त गिरावट के बाद भी डीजल पर इन्होंने 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, 3.5 रुपए से बढ़ा करके 32 रुपए कर दी, और पेट्रोल पर इन्होंने बढ़ा करके 9.5 रुपए से 31 रुपए 90 पैसे कर दी। ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, मैं अगर उसी पर बहस कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आज एक मिनट आज 90 रुपए डीजल है और 95 रुपए पेट्रोल है, तो राज्य का कितना हिस्सा होता है? उसमें राज्य का भी तो टैक्स है, ऐसा है नहीं कि ये जीएसटी के अंदर है, उसमें राज्य का अपना है। फिर भी आप कहते रहे केंद्र कि इसे सस्ता करे, इसमें हम टैक्स दे दे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस पर जाना ही नहीं चाह रहा हूं सर। आप जरा सिस्टम समझा दीजिए। जो सुधा जी ने बोला कि अगर मैं एक पार्टी हूं, किसी राज्य में चुनाव मेरी पार्टी लड़ रही है, वहां मैंने बोल दिया कि ओपीएस लागू करेंगे, अब जीत गए तो पैसे अगर है नहीं खजाने में, ट्रेजरी में, सरकारी खजाने में, तो कहां से देंगे? केंद्र से क्या कहेंगे कि आप मुझे पैसे दीजिए, हम देंगे जो हमने वादा करके आए। राहुल जी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने इकोनॉमिक्स भी ठीक ठाक पढ़ी है और थोड़ी बहुत रिसर्च भी मैं कर लेता हूं। इंडिया से ज्यादा रिसोर्सेज आज की तारीख में अगर आप यूएस और चाइना को छोड़ दिए तो कहीं भी नहीं है। बात यह है कि इच्छा शक्ति की, कि आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप इनकम इनइक्वालिटी कम करना चाहते हैं या इनकम इनइक्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं? आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैंने सब की रखी है। अगर आप ओपीएस देंगे उससे सरकारी, वही इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं कि 2004 में इसे लाया गया तो 10 साल तो रहे ना साथ में, सब लोग एक सिरे से खारिज कर देते, लेकिन नहीं करना था क्योंकि भविष्य में राजनीति करनी है सभी को, चाहे वो आप हो, चाहे वो हो, चाहे बीजेपी वाले हो। देखिए राहुल जी जितने भी जन विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है, चाहे अटल बिहारी जी के जमाने में लाई हो और चाहे अब ये कृषि कानून ला रहे हो, चाहे अग्निवीर, इन सब का समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध करती थी। मैं वही ओपीएस पे इच्छा शक्ति की बात कर रहा था, तो आप कहां चले गए वहां किदवई साहब? मैं इसी टेंशन पर कर रहा हूं। देखिए हमारी इच्छा शक्ति तो इतनी वो ठीक है, वो जन विरोधी, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जन विरोधी थी, 4 में तो आया ना, 4 से 14 तक तो रहे ना सब मिलकर एक साथ, तो ये रहा क्यों देश में? ये सिस्टम पहले क्यों नहीं हट गया? फिर कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां ओपीएस का मुद्दा हुआ, वहां कांग्रेस भी जीत गई। अब क्या है कि केंद्र से पैसे मांगे तो हम जो वादा किए थे उसे पूरा करें। नहीं राहुल जी, देखिए कांग्रेस ने कई राज्यों में जो ओल्ड पेंशन का सिस्टम था वो तो लागू कर दिया है, लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूं कि 2027 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले 30 दिन में जो ओपीएस का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया था उस पर फैसला लिया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को जो उनका हक था, जो हक भारतीय जनता पार्टी शरद त्रिवेदी जी समझ रहे हैं, छीन लिया था, हम उसको पहले ऑनर करने की, हम पहले उसको ऑनर, ये हमारा कमिटमेंट है। आप जन विरोधी भी थे, आपकी सरकार जन विरोधी थी, 10 साल ये जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर रहे सरकार में, लेकिन इस सिस्टम को हटाया नहीं, फिर भी दोष आपका। राहुल जी देखिए, पुराना गाना था, शायद किदवई साहब ने सुना होगा कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो इस समस्या ये है कि आप वादा तो कर दीजिए, लेकिन निभाएगा वो जो जीत के आएगा, जो हारने वाले को तो निभाना नहीं है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने हमसे ज्यादा काम किया है, जनता की सेवा हमसे ज्यादा करी है। पंजाब में इन्होंने जनता की सेवा हमसे ज्यादा करी थी। पंजाब का हाईएस्ट पूरे देश में डेट टू जीडीपी रेशियो है, सबसे ज्यादा कर्जदार अगर सरकार है तो पंजाब की सरकार है। 52% डेट टू जीडीपी रेशियो है पंजाब सरकार का।
और वहां पे 20% जो टोटल अपनी आमदनी का पंजाब सरकार सूद दे रही है, जो पंजाब सरकार ने कर्जे लिए, असल किस्त नहीं दे रही, क्योंकि किस्त में सूद और असल ठीक है दोनों शरद जी, होता है। लेकिन देखिए वक्त सेकंड कम है, नंबर एक पे छोटा सा सवाल है, 48% राजस्थान की हो सरकार। सकता है ये सवाल दोनों विपक्ष सरकारों का भी हो। दिवाला निकाल दिया। शरद जी, उसके बाद ये कहते सवाल हैं कि विपक्ष का भी हो सकता है। एक मिनट सुधा जी, सुधा जी आप ही से जुड़ा सवाल है, आप ही विपक्ष से ही जुड़ा। इस बार सरकारी कर्मचारी नाराज थे तभी ये फैसला लिया गया क्या? राहुल जी, ये पूछने की बात है। नहीं, आपसे नहीं कह रहे हैं, मैं में- शरद जी से पूछ रहा हूँ। आप तो पूछे नहीं, हम ही पूछ ले रहे हैं। नहीं, मैं एक बार और बोलना चाहूंगी। ये कोर्ट का इन्होंने ऑर्डर ऋण था कितना जिसके दिया, तहत पूछ ये लीजिए फैसला इनसे। लिया गया है। अब बोलिए सुधा जी आप। जी, मैंने कहा इनसे एक प्रश्न, अभी ये बात कर रहे थे पंजाब और बाकी राज्यों की, इन्होंने केंद्र सरकार ने कितना ऋण लिया है विदेशी, इनसे पूछ लीजिए कितना प्रतिशत बढ़ा के ऋण लिया है और वो पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, इसके बारे में बता दें। अब तो आपने तो केंद्र को राज्य से अलग कर दिया। नहीं, मैंने अलग नहीं किया, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि दूसरे राज्यों को तो वक्त नहीं है सुधा जी, माफी के साथ लेकिन रोकना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से योगी कैबिनेट की बैठक, फैसला, हालांकि कोर्ट का आदेश, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। सवाल इस बात को लेकर कि जो विपक्ष अब तक इसे लेकर राजनीति कर रहा था, कहीं ना कहीं इस फैसले ने विपक्ष को भी रोका है, या फिर पेंशन स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म रहेगी। दो टूक में इतना ही।